हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, जीडी वाले एग्जाम कल से शुरू हो गए थे 10 तारीख से। तो आपके जो एग्जाम है उनके लिए आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। जब भी आपका एग्जाम हो या हो गया है तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और आपका एग्जाम अच्छे से हो। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा एग्जाम को, ठीक है। तो और आगे भी भर्तियां आने वाली हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, एसआई की नोटिफिकेशन आ गई है, तो ये सब भर्तियां भी आने वाली है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। और फिलहाल जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आज के इतिहास की। ये आज के इतिहास की हम पूरी सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो डेट होगी ना, जिस दिन जो भी डेट होगी, जैसे आज 11 जनवरी है, उस डेट को, उस तारीख को इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, जो जरूरी महत्वपूर्ण घटना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 1 जनवरी से इसको शुरू किया था और 11 जनवरी है, तो ऑलरेडी 10 वीडियो हो गई है और 11वीं वीडियो ये हो गई, 11th वीडियो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो 11 जनवरी है आज। 11 जनवरी के जो इतिहास में जो भी आज जो डेट है 11 जनवरी, इसके इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हमारे देश में हुई हो, चाहे हमारे देश से बाहर हुई हो, जो महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम करेंगे देश के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं, ठीक है। देश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो पहली है आपकी 11 जनवरी 1954, ठीक है। 11 जनवरी 1954 को क्या हुआ था, बाल मजदूर के खिलाफ, मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौश कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ, ठीक है। तो 11 जनवरी 1954 को क्या हुआ था, 11 जनवरी 1954 को क्या हुआ था, जो ये है आपके कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म हुआ था आज के दिन, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया है, जो हम इनके जन्म को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या काम किया है इन्होंने जो बाल मजदूरी होती है ना, जो छोटे लोगों पे मजदूरी करवाते हैं, उसके खिलाफ बहुत लड़ाई की है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत लड़ाई की है, ठीक है। और बच्चे जो हैं उन पे कोई मजदूरी न कराए, इसके लिए बहुत लड़ाई की है, ठीक है ना। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल पीस पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। कब मिला था इनको नोबेल पीस पुरस्कार? 2014 में। पीस पुरस्कार मतलब शांति वाला जो पुरस्कार होता है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है, वो इनको 2014 में मिला हुआ है, इसी इनके कार्य के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एनजीओ भी खोले हुए हैं। एनजीओ होते हैं ना, इन्होंने बहुत सारे वो भी खोले हुए हैं। तो इन्होंने इस फील्ड में बच्चों की मदद करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, ठीक है ना। इस वजह से इनका जो जन्मदिन है इस तारीख को होता है, इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों से मजदूरी के ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की बात करें कि जो बाल मजदूरी के ऊपर या बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कौन सा जो आर्टिकल है, कौन सा क्षेत्र है जो बात करता है, तो आर्टिकल 23 जो होता है हमारा, आर्टिकल 23, ये जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं उनके अंदर आता है, ठीक है। जो मानव अधिकार होते हैं उनके अंदर आता है ये आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ये जो है बात करता है कि बच्चे की जो बाल मजदूरी होती है उसको रोकने के ऊपर ये बात करता है, ठीक है ना। जो खतरनाक जगह होती है, जैसे कि जो बारूद, जो आपके पटाखे बनते हैं, है ना, तो वहां पे बारूद का काम होता है। जब उनको बनाएंगे उनके अंदर बारूद होता है, जब तो फट पाते हैं, तो वहां पे बनाने के लिए बच्चों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर बच्चों का इस्तेमाल ना हो जहां पे उनको खतरा हो, और कहीं भी मतलब बच्चों का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। ये कुल मिला के बच्चे जो है उनसे मजदूरी ना कराई जाए, ठीक है। और बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चों को पढ़ने की आजादी हो, उनको फ्री एजुकेशन मिल सके, है ना, फ्री उनको पढ़ाई के लिए मिल सके जगह, वो हमारा कहता है अनुच्छेद 21A, ठीक है। अनुच्छेद 21A ये क्या कहता है कि बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है, ठीक है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, 21A, ठीक है। ये पहले नहीं आता था, जो 21A है ये पढ़ाई वाला जो है कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार हो, पहले आगे आता था, ठीक है। तो जो अनुच्छेद नहीं, संशोधन हुआ था हमारा 86 संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 86 2002 में। 2002 में जो ये संशोधन हुआ था, 86 संशोधन, हमारा संविधान है उसमें ये डाला गया था। आर्टिकल हमारा 21A, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद जो है 21A हमारा डाला गया था, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मानवीय अधिकार है उनके अंदर। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चों को पढ़ने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चों की जो मजदूरी है उसको रोकने के लिए होता है वो है आर्टिकल 23,
ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसने बच्चों के पढ़ाई हो या उनके मजदूरी ना कराई जाए, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया है, बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ये टॉपिक पढ़ना, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए जो कैलाश सत्यार्थी है, इनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी इसी फील्ड में, ठीक है, बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की मजदूरी के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और एक चीज, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ शांति का 2014 में, तो इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है। और बहुत सारे एनजीओ भी चलते हैं इनके, ठीक है ना, बहुत सारे एनजीओ भी इनके इश्यूज में चलते हैं। जैसे बच्चे बचाओ आंदोलन करके इनका एक आंदोलन है, जो इन्होंने शुरू किया था, बच्चे बचाओ आंदोलन, ठीक है। ऐसे ही करके इनके एनजीओ भी हैं बहुत सारे, जो बच्चों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 11 जनवरी 1955 भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत में अखबारी कागज का जो है उत्पादन वो शुरू हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो अखबार, मतलब अखबार तो हमारे बहुत पुराने समय से छप रहे हैं ना, ये तो 1955 की बात है, जब तो हमारा देश आजाद भी हो गया था। बहुत सारे जो हमारे वो पुराने वो लोग हैं जो हमारी उसके लिए लड़ रहे थे, हमारी क्या बोलते आजादी के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उन्होंने भी बहुत सारे अखबार निकाले जिसमें वो अंग्रेजों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अखबार तो बहुत पुराने चल रहे हैं, ठीक है। पंजाब केसरी बहुत पुराना चल रहा है, ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जो बहुत पहले से चल रहे हैं। द हिंदू जो इंग्लिश का अखबार आता है वो भी बहुत पुराना अखबार है, ठीक है। तो अखबार तो हमारे यहाँ बहुत समय से चल रहे हैं, लेकिन जो कागज उसका जिस पर अखबार छपते हैं ना, वो कागज जो स्पेशल कागज होता है वो हमारे यहाँ नहीं बनता था, ठीक है। हमको बाहर से मंगाना पड़ता था वो, ठीक है। उसके पैसे देके और बाहर दूसरी किसी देश से मंगाना पड़ता था। तो हमारी जो पहली फैक्ट्री जो हुई थी ना, जो पहली फैक्ट्री बनाई गई थी, वो खुली थी 11 जनवरी 1955 को, ठीक है। ये जो पहली फैक्ट्री बनी थी, ये कहाँ पे बनी थी पहली फैक्ट्री? ये बनी थी मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश में पहली फैक्ट्री बनी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, नाम से एक जिला है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद, ठीक है। उस जगह पे ये बनाई गई थी। उस जिले में एक जगह है नेपानगर, नेपानगर नाम की एक जगह है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं अगर आपको वहां दिख नहीं रहा होगा तो। नेपानगर नाम से एक जगह है, ठीक है आपकी। कहां पे है ये? जिला है आपका होशंगाबाद जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। वहां पे ये पहली जो फैक्ट्री बनी थी अखबार उत्पादन की, ये बनी थी, ठीक है। इस फैक्ट्री का नाम क्या था? इसका नाम था NEPA, ये इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। NEPA का मतलब क्या है? NEPA का मतलब है नेशनल न्यूज़पेपर एंड पेपर मिल, ठीक है। नेशनल न्यूज़पेपर और पेपर मिल, ये इसका पूरा नाम हुआ करता था। और इसको NEPA के नाम से भी बुलाते थे, लेकिन इसका पूरा नाम था, वो था नेशनल न्यूज़पेपर एंड पेपर मिल, ठीक है। ये जो है, और ये जो मिल थी ना NEPA, जो ये बनी थी 11 जनवरी 1955 की, जिसको उद्घाटन हुआ था, जिसको बनाने उद्घाटन हुआ था, मतलब बनी थी इस दिन, ये खुली थी जिस दिन, ठीक है। ये जो थी एशिया की, जो हमारा महाद्वीप है एशिया, उसकी पहली ऐसी मिल थी, ठीक है, जो कागज बनाती थी। उससे पहले खाली जो बाहर के जो और महादेश है, जो और जो देश हैं अलग अलग जगह के, ठीक है, उनकी वहां से हमको मंगाना पड़ता था। लेकिन ये एशिया की पहली ऐसी मिल थी जो अखबारी कागज बनाती थी, ठीक है। भारत की पहली, मतलब तो एशिया की पहली है, तो भारत की तो पहली थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो उद्घाटन किया था, एक चीज और, इसका जो उद्घाटन किया था ना इस मिल का, कागजी मिल जो NEPA थी, इसका किया था जो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे। कौन थे उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री 1955 में? ठीक है, 1964 तक रहे थे। कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री? पहले जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और फिर 1959 में ये जो मिल थी, है ना, ये जो मिल बनी थी, ये जो फैक्ट्री बनी थी, इसको सरकार ने अपने उसमें ले लिया, इसको सरकारी बना लिया। सरकार ने इसको लेके अपने अंदर और इसको सरकारी बना लिया था, ठीक है ना। अब ये सरकार के अंदर आती है जो मिल है, ठीक है। तो मैंने इसको सारा बता दिया आपको, क्या क्या बता दिया कि 11 जनवरी 1955 को ये पहली बार ये फैक्ट्री बनी थी हमारे यहाँ। पहले यहाँ अखबार जो अखबारी जो कागज होते हैं उनका जो उत्पादन है वो शुरू हुआ था, ठीक है। फैक्ट्री का नाम क्या था? NEPA, नेशनल न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग मिल, ठीक है, ये था इसका नाम, ठीक है। और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जो थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया था। और क्या बताया मैंने आपको, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, एक शहर है वहां पे नेपानगर, वहां पे है,
ठीक है, क्योंकि जिस लकड़ी से बनाई जाती थी ना, ये अखबारी कागज बनाए जाते थे, वो नेपा नगर के आसपास ही मिलती थी। ठीक है, इस वजह से उसको नेपा नगर में ही बनाया गया था। जिस लकड़ी से बनता, जो लकड़ी होती है उसी से कागज बनते हैं ना, तो ये जो कागज इस लकड़ी से बनता था वो नेपा नगर के आसपास ही मिलती थी, इसलिए इसको यहीं पे बनाया गया था। ठीक है, और 1959 में इसको सरकार ने अपने अंडर लेके और इसको सरकारी कंपनी बना दिया। ठीक है, अब आज की नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशगंज में हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उनका निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे यहाँ के दूसरे प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था ना, उसके बाद ही हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और यहां तक 66 में इनकी डेथ हो गई थी, ये मर गए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 66 में, है ना। इसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी हमारे देश की। ठीक है, तो इनका निधन कहाँ हुआ था? ताशगंज में हुआ था। ताशगंज कहाँ पे? ताशगंज अगर हम इस समय की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो उज्बेकिस्तान एक देश है। ठीक है, उज्बेकिस्तान एक देश है, ये उसकी कैपिटल है, ये उसकी राजधानी है ताशगंज। और उस टाइम पे भी मतलब थी तो वही जगह, तो वही थी। उस टाइम पे क्या था? उज्बेकिस्तान नाम से अलग देश नहीं हुआ करता। ये जितने भी देश थे सब आपके सोवियत संघ है ना, उसका हिस्सा हुआ करते थे, है ना। 1991 में जो आपका सोवियत संघ है वो टूटा था, उसके बाद ये सब अलग अलग 14 देश बन गए थे, तो उसमें से उज्बेकिस्तान भी बना था, जिसकी जो राजधानी है वो ताशगंज है। तो उस टाइम पे ये ताशगंज जो है वो आपका सोवियत संघ के अंदर आया करता था। ठीक है, 1966 में, क्योंकि टूटा कब है सोवियत संघ? 1991 में। ठीक है ना, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। अब वो ये यहाँ क्यों गए थे, है ना, ये भी जानने की बात है, यहाँ क्यों गए थे, ये ताशगंज में क्यों गए थे? जो भारत की युद्ध हुआ था ना पाकिस्तान के साथ 1965 में, एक युद्ध हुआ था ना भारत का पाकिस्तान के साथ 1965 में, वो वाला जो युद्ध था ना, उस वाले युद्ध के खत्म होने के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और जो पाकिस्तान के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, वो मिले थे यहाँ पे ताशगंज में, और समझौता, शांति समझौता साइन करने के लिए। ठीक है, कि हमको आगे कैसे चलना है, कश्मीर के इशू को कैसे सॉल्व करना है, जो कश्मीर का मुद्दा है, और ये सब जो हर बार होता है हमारे उन दोनों देशों के बीच में। उसके बाद पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर देता है, और फिर कुछ भी आगे हो नहीं पाता। जो भी एग्रीमेंट, जो भी डील या जो भी कुछ साइन हुआ होता है, ठीक है, जो भी कुछ जिसपे भी हस्ताक्षर हुए होते हैं, वो फिर चल ही नहीं पाता, क्योंकि पाकिस्तान उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बार बार कर ही रहता है। ठीक है, तो 1965 का जो युद्ध था, उसके बाद ताशगंज में 1966 में ये दोनों मिले थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहां के प्रेसिडेंट। ठीक है, किस लिए? शांति समझौता करने के लिए इस युद्ध के बाद। ठीक है, और इसीलिए ये जो थे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये ताशगंज गए थे। ठीक है, और वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। ये समझौता तो साइन हो गया था, लेकिन उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी वहां पे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना हमारे देश का? इंदिरा गांधी जी बनी उसके बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री। ठीक है, ये ताशगंज क्या है? जो वर्तमान समय है ताशगंज, प्रेजेंट समय में उज्बेकिस्तान एक देश है, उसकी राजधानी है। और उस टाइम पे ताशगंज जो है वो सोवियत संघ के अंदर आता था, है ना। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करती थी, सारे भी देश थे। ठीक है, और 1991 में सोवियत संघ टूटा है, उसके बाद ये अलग अलग देश बन गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आज की घटना क्या है। 11 जनवरी 2001, है ना, 11 जनवरी 2001 में क्या हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच पहली बार रक्षा समझौता। ठीक है, भारत और जो इंडोनेशिया देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया, राजधानी आप ध्यान रखिएगा, कोई पेपर में पूछ ले, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, तो जो भारत और इंडोनेशिया है ना, इनके बीच पहला रक्षा समझौता हुआ था। रक्षा संबंध समझौता अगर इंग्लिश में बोले तो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में। ठीक है, रक्षा मतलब डिफेंस होता है ना, रक्षा जो हमारे रक्षा बल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो रक्षा का मतलब क्या होता है? डिफेंस। तो डिफेंस जो डील हुई थी पहली बार, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ये कहां पे, ये कब हुआ था? 2001, 11 जनवरी 2001 को ये हुआ था। ठीक है, तो 11 जनवरी 2001 को इसमें जो दोनों देश हैं इन्होंने बात करी थी कि एक दूसरे की आर्मी, जो नेवी होगी या आर्मी होगी, उसकी मदद करेंगे। एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री अभ्यास होते हैं ना, ठीक है, जो सेनाई अभ्यास होते हैं एक दूसरे के साथ करते हैं, वो करा करेंगे। ठीक है, और क्या था इसमें कि
एक दूसरे के साथ जो है मदद करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर, जो इन्फॉर्मेशन होती है एक दूसरे का शेयर करेंगे, ठीक है, जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं ना, एक दूसरे के साथ शेयर करती है कंट्री से, वो सब करेंगे। तो ये सब एक दूसरे की वैसे हेल्प करेंगे। मिलिट्री बेसिस जो होंगे, हमारे यहाँ पे कोई मिलिट्री बेस है, आप वहां पे भी आ सकते हैं, हम आपके यहाँ कोई चाहिए तो वहां पे जा सकते हैं, ऐसे करके इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट था, ये जो समझौता हुआ था 2001 में, 11 जनवरी 2001 में, ठीक है। और ये 2001 वाला समझौता है, ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2006 में। लागू कब हुआ था? 2006 में। 2006 में क्यों लागू हुआ था? देखिए, जैसे समझौता इन दोनों देशों के बीच में साइन हो गया, या कोई भी समझौता किसी दो देशों के बीच में साइन हो गया, ठीक है ना। या तो मान लो कोई यूएन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई यूएन जैसी कोई वो है सभा, उसने कुछ एग्रीमेंट दिया, कोई समझौता दिया और कंट्री ने उसको साइन कर लिया। वहां साइन करने के बाद ना, और जैसे इन दोनों ने 2001 में साइन कर लिया, साइन करने के बाद फिर जो अपने पार्लियामेंट होते हैं, अपने जो संसद होते हैं ना, वहां पे भी उसको पास कराना होता है, ठीक है। वहां पे पास होने के बाद तभी वो लागू होता है, ठीक है। साइन करने से काम नहीं चलता है, साइन तो हो गया, लेकिन जो अपने जो देश है उसकी जो अपने जो देश का संसद है, ये उसमें जो दोनों हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो दोनों हाउस में से पास होना चाहिए। पूरा पार्लियामेंट जो प्रोसेस होता है उन दोनों हाउसों से पास होना चाहिए, जो राज्यसभा लोकसभा से, और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका भी उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हमारी तरफ से ओके आई, ठीक है। तो जो इंडोनेशिया है, इसने 2006 में अपने पार्लियामेंट से इसको पास करवाया था, ठीक है, और उसके बाद ये शुरू हो गया था, ठीक है। और ये शुरू कब तक रहा? ये 2016 तक शुरू रहा। 2016 दिसंबर 2016 में ये खत्म हो गया, और फिर इसके बाद 2018 में भारत ने और इंडोनेशिया ने एक और एग्रीमेंट साइन कर लिया, ऐसा ही, ठीक है। और एक और दो पॉइंट पढ़ा के, जो उस टाइम पे पॉइंट जरूरी थे, ठीक है, जो उस टाइम पे समझौते के लिए जरूरी थी चीजें, वो थी इस वाले में, 2001 वाले में, और फिर 2018 वाले में, जो इस समय के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे चाइना का इतना वो नहीं होता था एंगल, इस टाइम पे चाइना का बहुत ज्यादा एंगल है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो मतलब जो और नए पॉइंट की जरूरत थी उनको और डाल के, और 2018 में नया समझौता इंडोनेशिया और भारत ने साइन कर दिया। रक्षा समझौता जो है 2018 में नया रक्षा समझौता साइन कर लिया, क्योंकि 2001 वाला था, ये 2016 में, दिसंबर 2016 में खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो ये चार आपकी हो गई जो देश के अंदर हमारी घटना हुई थी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या है कि जो 11 जनवरी 1954 1954 को जो बाल मजदूरी के खिलाफ एक आदमी लड़े थे, जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी, उनका जन्म हुआ था आज के दिन, ठीक है। फिर मैंने इसको आपको बताया, इनको जी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2014 में। फिर मैंने आपको बताया जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें आर्टिकल 23 जो है ना, उसमें आता है ये मजदूरी वाला, जो है बच्चों की मजदूरी वाला, ठीक है। और इन्होंने एक चीज के ऊपर काम किया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके ऊपर भी वो किया था, क्योंकि लोग बच्चे उस टाइम पे, इतना पुराना समय था, उस टाइम पे जो था बच्चों को पढ़ाते नहीं थे माँ बाप, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके, ठीक है। ये इसके लिए भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। और इसी को, और जो हमारे जो संविधान है उसमें फ्री एजुकेशन बच्चों की हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21A में, है ना, जो कब डाला गया था? जो 2002 में, जब 86th संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जब ये डाला गया था, ठीक है ना, 2022 में, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 11 जनवरी 1955 को भारत में पहला जो उत्पादन शुरू हुआ था, किसका उत्पादन शुरू हुआ था? अखबारी कागज का, है ना। ये एशिया की जो ये अखबारी कागज के लिए जो मिल बनाई गई थी ना, क्योंकि मिल होगी, कोई फैक्ट्री होगी, उसी में तो अखबारी कागज बनाए जाएंगे, है ना। कागज मैंने आपको क्या बताया, लकड़ी से बनते हैं, है ना। लकड़ी से कागज बनाने की जो प्रक्रिया होगी, वो किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में ही होगी ना, ठीक है। तो जो ये मिल बनाई गई थी, मिल का नाम क्या था जो कागज बनाने के लिए बनाई गई थी? NEPA। NEPA मतलब नेशनल न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग मिल, नेशनल न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग मिल, ठीक है। इसको ये जो थी, इस मिल ने शुरू किया था ये उत्पादन अखबारी कागज का, ठीक है। इसका उद्घाटन हमारे देश के जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने किया था, ठीक है। और ये एशिया की पहली ऐसी मिल थी, ठीक है। इससे पहले एशिया में कोई मिल नहीं हुआ करती थी अखबारी कागज बनाने की, ठीक है। और 1959 में इसको सरकार ने अपने अंडर ले लिया था, फिर ये उसके बाद सरकारी कंपनी बन गई थी, ठीक है। फिर अगला क्या बताया हमने? 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उनका निधन हो गया था, है ना। ये कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, ठीक है। ये ताशगंज गए थे। ताशगंज ये क्यों गए थे? ये तो 1965 का 1965 का भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1966 में ताशगंज में उनके जो लीडर थे वो, उनके जो प्रेसिडेंट थे वो, और हमारे प्रधानमंत्री मिले थे
यहाँ पे ताशगंज में शांति समझौता साइन करने के लिए, ठीक है। और वहीं पे शांति समझौता साइन होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे, ठीक है, ताशगंज में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि ताशगंज कहाँ है, उस समय ताशगंज सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और अब ये एक देश है उज्बेकिस्तान, जो सोवियत संघ जो टूट गया है उसी से एक देश बना है उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी है। सोवियत संघ कब टूटा था, 1991 में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं कब से लेकर कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, एक तो याद रखिए दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, और 1964 से 66 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। 66 के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। फिर अगला मैंने क्या बताया, 11 जनवरी 2001 को भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा समझौता साइन हुआ था, है ना। उसमें फिर वो जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया। फिर आपको बताया जो पार्लियामेंट में मतलब लागू हुआ था, पार्लियामेंट में जो पास कराया इंडोनेशिया ने 2006 में कराया, ये पार्लियामेंट में लागू उन्होंने करा दिया, पास करा दिया। उसके बाद ये लागू हुआ 2006 में, है ना। और 2016 में, दिसंबर 2016 में जो है खत्म हो गया था जो समझौता था। फिर 2018 में दूसरा समझौता ऐसा ही साइन किया गया, नया समझौता, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, जो अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। विदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी 11 जनवरी को। तो पहली है 11 जनवरी 1922। 11 जनवरी 1922 जो है, वहां उस दिन क्या हुआ था, डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी, ठीक है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं ना, शुगर के मरीज जिनको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज से समझ में ना आए तो शुगर के जो मरीज होते हैं उनको पहली बार इंसुलिन दी गई थी, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, ठीक है। अब ये इंसुलिन क्या होती है पहले हमको ये समझना है, ठीक है। डायबिटीज तो आप लोग जानते होंगे, समझ गए होंगे, मैंने शुगर के नाम से आपको बताया बीमारी होती है। इंसुलिन क्या होता है, देखिए, जो जैसे हमारा शरीर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हम खाते हैं उसके द्वारा हम हमारी सब में शुगर कुछ ना कुछ होती है। वो शुगर किस नाम से होती है, वो शुगर आपकी होती है ग्लूकोज के नाम से। किस नाम से, ग्लूकोज के नाम से, GLUCOSE, ग्लूकोज के नाम से होती है वो, ठीक है। जो ग्लूकोज के नाम से वो शुगर जितनी भी होती है ग्लूकोज बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर साइंस की टर्म में बोलेंगे तो ग्लूकोज, और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे शुगर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है ये हमारा जो खून होता है उसके साथ साथ बहता है, ठीक है। ये हम उसके साथ साथ बहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको अलग कर लेते हैं। जो ये इंसुलिन होता है ना, ये इंसुलिन हमारी बॉडी का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, हार्मोन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। हिंदी में हार्मोन को क्या कहेंगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये क्या करता है, जो खून के अंदर ग्लूकोज बह रहा है ना, खून के साथ जो शुगर बह रही है उसको अलग कर देता है ना। और बाकी जो और पार्ट है हमारी बॉडी के और हिस्से वहां तक उसको पहुंचा देता है, ठीक है। और वहां तक पहुंचाने के बाद वो जो है उसको ताकत की तरह यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो उसको ताकत की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये जो है आपका इंसुलिन जो है, इसका काम क्या है कि जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको हमारे ब्लड से, हमारे खून से अलग करना, ठीक है। वो वहां से हट जाएगा तो हमको फिर कोई शुगर की, कोई डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे खून में से हट गया। और हमारे खून में से हट के उसको जो और हमारी बॉडी के पार्ट हैं, जो और हिस्से हमारी बॉडी के, उनके पास तक पहुंचा दिया जाता है शुगर को, और वहां वो एनर्जी की तरह यूज हो जाती है, ठीक है, ऊर्जा की तरह यूज हो जाती है, ठीक है ना। और फिर वो ऊर्जा की तरह इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती है, ठीक है। पर अगर हम उसको खून से अलग नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा की तरह कहीं यूज नहीं होगी, हमारा शरीर भी कमजोर होगा, और जो शुगर की मात्रा है, जो ग्लूकोज की मात्रा है हमारे शरीर में, हमारे खून में, वो भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से हमको डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। अगर वो इंसुलिन जो है, अगर हमारा इंसुलिन जो है, इंसुलिन का क्या काम है, अलग करने का काम है ना। अगर इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो अलग नहीं होगा, और अलग नहीं होंगे तो डायबिटीज हो जाएगी हमको, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की बोल दीजिए, ग्लूकोज की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंसुलिन अगर हमारी बॉडी का सही से काम नहीं करता, हमको डायबिटीज तब होती है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी का इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हार्मोन इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बाहर से जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में या तो ठीक से काम नहीं कर रहा, या इतनी मात्रा में बन नहीं पा रहा कि उसको अलग कर पाए खून को, क्योंकि एक मात्रा की जरूरत पड़ती है उसको अलग करने के लिए, ठीक है, कि इतना जरूर इंसुलिन होना चाहिए, इतने ग्राम खून में से इतनी ग्लूकोज को हटाने के लिए, ठीक है। तो अगर इतनी मात्रा में नहीं बन पा रहा है ना आपका इंसुलिन, तो बाहर से इंजेक्शन लगा के उसको दिया जाता है हमारी बॉडी को कि ये रहा इंसुलिन जो नहीं बन पा रहा या ठीक से काम नहीं कर पा रहा। मतलब अगर ठीक से काम नहीं करने का मतलब है कि ये वो तो अलग करनी, खून से वो अलग नहीं कर रहा, कहीं और इस्तेमाल हो जा रहा है ना, जो इसका काम है उसको नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है। तो जो इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, फिर वो अपना सीधे जाके वो काम करता है, ठीक है, समझ गए आप। तो बाहर का जो इंसुलिन है वो ऐसे काम करता है, और इंसुलिन हमारे शरीर में भी मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज कैसे होती है और इंसुलिन का क्या काम होता है डायबिटीज को रोकने में, ठीक है। और डायबिटीज किसी आदमी को ना हो इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन है 11 जनवरी 1922 को पहली बार बना था, पहली बार दिया गया था, बना नहीं था, दिया गया था।
मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को। बना कब था ये बना था 1921 में। 3 साइंटिस्ट थे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के, टोरंटो, सॉरी टोरंटो नहीं, टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। टोरंटो कहां पे आपकी, कनाडा में है, ठीक है, जो कनाडा देश है वहां पे आपकी टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यहाँ के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1921 में इसको बनाया, ठीक है। अगर आपको मैं साइंटिस्ट के नाम बताने लगूं, एक का नाम था सर एस फेडरिक, एक का नाम था चार्ल्स बेस्ट, और तीसरे का नाम था जे समथिंग था, जे मैकलोन था शायद, जे मैकलोन, ठीक है। क्या क्या, सर फेडरिक, सर फेडरिक हो गए, फिर चार्ल्स हो गए, है ना, और तीसरे थे जे, ठीक है, जे एम करके कुछ नाम था उनका, ठीक है, जे एम। इन तीनों साइंटिस्ट ने साथ मिलकर इसको इंसुलिन को, बाहर वाली इंसुलिन को जो बाहर से शरीर में डाली जाए ऐसी इंसुलिन को बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1921 में, ठीक है। कहां पे बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ठीक है ना। कहां पे है टोरंटो, आपका कनाडा में टोरंटो, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बता दिया कि 11 जनवरी 1922 को पहली बार डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, ठीक है। फिर मैंने आपको पूरा बता दिया कि इंसुलिन हमारे शरीर में क्या कैसे मदद करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में पहले से होता है, जब वो ठीक से काम नहीं करता है ना, हमको डायबिटीज होने की परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए इंसुलिन बाहर से दिया जाता है ताकि वो जो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, वो ठीक से काम करने लगे, इंसुलिन ये वाला इंसुलिन, ठीक है। किसने बनाया था, मैंने तीनों साइंटिस्ट का नाम बता दिया, यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, कहां बनाया गया था, और 1921 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो आज की लास्ट घटना क्या है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 11 जनवरी 1972, 1972, 11 जनवरी 1972, 11 जनवरी 1972, 1972 में क्या हुआ था, बांग्लादेश को पूर्व जर्मनी ने मान्यता प्रदान की। 11 जनवरी को आपका 11 जनवरी 1972 को बांग्लादेश जो है, उस जो बांग्लादेश देश है उसको जो पूर्व जर्मनी नाम का देश था उसने मान्यता दी, उसने माना कि हाँ जी बांग्लादेश नाम का कोई देश है। अब 1972 में क्यों माना इन्होंने, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो भारत की और पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई हुई थी, वो किस लिए हुई थी, पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसको पाकिस्तान से अलग करने के लिए। पहले पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान जो है वो जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट बांग्लादेश हुआ करता था। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। मैंने आपको बताया था शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इलेक्शन जीत गए थे 1971 वाले, तो जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो हार गए थे, तो इसलिए उन्होंने के कहीं ईस्ट पाकिस्तान का कोई आदमी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के आदमी को छोटा मानते थे, वहां के बंगाली लोग होते हैं ना, तो उनको छोटा मानते थे वेस्ट पाकिस्तान वाले, तो इसलिए वहां का कोई प्रधानमंत्री न बन जाए, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, ठीक है, वहां के ईस्ट पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो था वहां के रहने वाले थे, तो वो प्रधानमंत्री न बन जाए इसलिए उनको जेल में डाल दिया। और जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पे इनकी आर्मी ने खूब ज्यादा बहुत सारे खूब आक्रमण किए, वहां के लोगों को मारा, महिलाओं को बलात्कार किया, ऐसे करना शुरू किया, ठीक है। तो वो लोग वहां से भाग के कहा भारत में घुसने लगे, है ना, भारत में घुस सकते हैं क्योंकि वहीं पे बांग्लादेश जो पूरा भारत से घिरा हुआ है तीनों साइड से, नीचे समुद्र है ना, नीचे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र है, ठीक है। तो वो सब लोग भारत में भागने लगे, भारत के आसपास बंगाल का राज्य पड़ जाता है ना बंगाल का पूरा, वहां पे भागने लगे, ठीक है। तो जब वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग रहे थे उस टाइम पे फिर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में 13 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में इंडियन आर्मी ने हरा दिया, ठीक है। और जो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था पहले, उसको अलग देश बना दिया, ठीक है ना। तो बांग्लादेश को देश बनाया गया था 1971 में, बांग्लादेश एक देश बना था, ठीक है। तो उसके ही अगले साल पूर्वी जर्मनी जो थी उसने इसको मान्यता दी कि ये एक देश है। ये जो पूर्वी जर्मनी है ना, ये दुनिया का तीसरा देश बना था जिसने बांग्लादेश को एक देश है इस चीज की मान्यता दी, ठीक है। 3 ही देश उस टाइम पे, 3 ही देश थे, तीसरा देश बना था। और यूरोप की बात करें, जर्मनी यूरोप में आता है ना, ठीक है। ये पूर्वी जर्मनी, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ पूर्वी जर्मनी है, क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पूर्वी जर्मनी जो है आपका, वो वहीं आता है ना, जो अब जर्मनी है उसी की बात हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे जर्मनी के 2 हिस्से हुआ करते थे, जब 1972 में, मैं आपको समझाऊंगा कैसे 2 हिस्से हुआ करते थे। तो जो पूर्वी जर्मनी वाला हिस्सा था ना, उस वाले हिस्से ने इसको मान्यता दी थी, ठीक है। एक पूर्वी हुआ करता था, एक पश्चिमी जर्मनी हुआ करता था, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। जो पूर्वी जर्मनी थी, है ना, उसने
इसको मान्यता दी थी। ये दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना था और यूरोप का पहला ऐसा देश बना था जिसने मान्यता दी थी, ठीक है ना, क्योंकि जर्मनी यूरोप में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इस न्यूज के बारे में, ये जो घटना हुई थी इसके बारे में। अब हम जर्मनी के बारे में देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे पूर्व जर्मनी क्यों लिखा है। देखिए, जब आपका जो दूसरी विश्व युद्ध हुआ था, है ना, तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही, उसके कुछ दिन बाद ही जर्मनी तो हार गया था विश्व युद्ध में, है ना। और जो आपका रशिया, यूएसए आपका, और जो बहुत सारे यूरोपियन देश जैसे ब्रिटेन, जो यूके है, ये सब जो है, फ्रांस वगैरह, ये सब एक साइड थे, है ना। और दूसरी साइड कौन थे, जापान, इटली, जर्मनी, ये देश थे दूसरी साइड पे, ठीक है। ये लोग हार गए थे जब जापान के ऊपर वो फेंक दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था यूएसए ने, उसके बाद हार गए थे ये लोग। तो जब ये हार गए तो इस चीज की लड़ाई हुई बीच में यूएसए के और रशिया के बीच में, जो अब तक चली आ रही है, कि कौन ज्यादा ताकतवर है। यूएसएस रशिया उस टाइम पे क्या हुआ करता था, यूएसएसआर, सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत संघ के बीच में और जो आपका यूएसए, इनके बीच में उस टाइम पे लड़ाई हुई कि ज्यादा ताकतवर कौन है। जो आपका यूएसए था ना, इसने न्यूक्लियर बम जो फेंका था वो उसके ऊपर, जापान के ऊपर, वो यही दिखाने के लिए फेंका था कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। क्योंकि जो लड़ाई जो हो रही थी ना, तो जर्मनी को जो हराया था जिस कंट्री ने, उस कंट्री का नाम पता क्या था, उस कंट्री का नाम था यूएसएसआर। क्योंकि जैसे जर्मनी यहाँ पे, जैसे अगर मैं मैप बनाऊं, अगर ये जर्मनी है ना, तो इसी के बगल में यहाँ पे रशिया है पूरा, मतलब यूएसएसआर है, जो पूरा यूएसएसआर है इसी के बगल में आता था, ठीक है। अब तो यहाँ बीच में पोलैंड वगैरह जो यूएसएसआर टूट गया है तो यहाँ पे देश बन गए सब, लेकिन पहले नहीं थे ऐसे, ठीक है। तो ये जो जर्मनी था इसके बिल्कुल बगल में आता था रशिया, जो रशिया बोल दो या यूएसएसआर उस टाइम हुआ करता था। तो हिटलर की जो आर्मी थी उन्होंने इस पर हमला किया। यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जर्मनी है तो इसके बिल्कुल बगल में ये आपका रशिया हो गया, ठीक है, उसके बगल में पड़ता है। क्योंकि अब तो बीच में बहुत सारे कई देश आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे आ गए, बेलारूस आ गया, यूक्रेन आ गया, पोलैंड, यहाँ पे बीच बहुत सारे देश आ गए। अब तो जर्मनी जो है अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे करता था जब यूएसएसआर के सारे हिस्सा हुआ करते थे, पोलैंड वगैरह और यूक्रेन वगैरह, ठीक है ना। तो जो हिटलर की आर्मी थी उन्होंने ऐसे करके यूएसएसआर पे हमला किया, है ना। तो यूएसएसआर के सोल्जर ही थे, यूएसएसआर के जो आर्मी थी उन्हीं ने इनको सबसे पहली बार हराया था। उसके पहले किसी पे हार ही नहीं रहे थे। इन्होंने यूके को भी हराने का पूरा वो कर लिया था, फ्रांस के अंदर तो पूरा घुस गए थे, ठीक है ना। उधर से जापान अटैक कर रहा था, है ना, यूएस भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जो पहली बार इनको हराया था ना, जर्मनी को हराने वाली जो देश था वो यूएसएसआर ही था, रशिया ही था, ठीक है ना। तो रशिया की बहुत ज्यादा वाहवाही हो रही थी, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, जो जापान था उसके ऊपर बॉम्ब मार दिया, ठीक है। बॉम्ब मार के, क्योंकि पहले लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी, है ना, मतलब खत्म की तरफ ही जा रही थी लड़ाई। जो दूसरा विश्व युद्ध था ये जीत ही रहे थे ये लोग, है ना, जो ये यूएस वगैरह और जो फ्रांस वगैरह और जो यूके और आपके जो रशिया, सोवियत संघ वाले थे, जीत ही रहे थे। लेकिन जो लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जब जापान के ऊपर उन्होंने बम फेंक दिया, न्यूक्लियर बम यूएसए ने, तो उसके बाद ये लड़ाई एकदम से खत्म हो गई, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल यूएसए जो आपका जापान था उसकी बिल्कुल कमर टूट गई उसके बाद, ठीक है। दो बड़े बड़े शहर उनके तबाह हो गए, पूरे पूरे लोग वहां से खत्म हो गए, ठीक है। तो उनकी जो कमर बिल्कुल टूट गई। तो उसके बाद ये युद्ध एकदम से खत्म हो गया। यूएसए ने क्यों फेंका, धीरे धीरे तो युद्ध खत्म ही हो रहा था, फिर यूएसए ने क्यों फेंका, क्योंकि रशिया की जो आपका यूएसए चाहता इसकी बहुत ज्यादा वाहवाही हो रही थी। तो यूएसए चाहता था कि हमारा नाम आए कि हमने युद्ध खत्म किया है। तो जब इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया तो युद्ध खत्म ही हो गया, तो इनका नाम आ गया फिर कि इन्होंने युद्ध खत्म किया है। तो जब उसी के पास से यूएसए और रशिया के बीच में लड़ाई है कि कौन ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो जो ये जर्मनी था, जब जर्मनी हार गया, है ना, जर्मनी हार गया इस युद्ध के बाद, 1945 में युद्ध खत्म हुआ, उस टाइम पे जर्मनी हार गया। जब जर्मनी हार गया तो यूएसए बोल दो या जो भी यूरोप की कंट्री बाकी थी, फ्रांस वगैरह, यूके वगैरह, है ना, ये सब जो है, इन्होंने मिलके और रशिया ने मिलके, यूएसएसआर ने मिलकर जर्मनी को दो हिस्से में तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जर्मनी को दो हिस्से में तोड़ दिया। जैसे आपका जर्मनी है, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, ठीक है। ये आपका हो गया पूर्वी जर्मनी, ये हो गया आपका पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। तो पूर्वी जर्मनी के पास क्या था, रशिया था, सॉरी रशिया या यूएसएसआर इसके पास। तो ये जो पूर्वी जर्मनी थी ये रशिया की तरफ को चली गई, मतलब रशिया के साथ इसकी दोस्ती हो गई, ठीक है। और जो ये वाली पश्चिमी जर्मनी थी, ये इधर वाले देश जो थे, फ्रांस वगैरह आपके जो देश हैं, यूके वगैरह जो देश है ना, यूनाइटेड किंगडम और यूएस वगैरह, उनकी ज्यादा तरफ थी। तो ये इसलिए ये इनकी तरफ चली गई, ठीक है ना, जर्मनी। जब ये इनकी तरफ चली गई, ठीक है, 1945 में इन्होंने आधी आधी रख ली आपस में, ठीक है ना। जब आधी आधी रख ली तो इन दोनों जो देश थे इनके बीच में भी लड़ाई हो गई आपस में, क्योंकि ये इनको मानते थे यूएसएसआर वालों को, और ये जो थे ये वाले पश्चिमी वाले इनको मानते थे, इधर यूएस वगैरह और फ्रांस वगैरह वालों को, जो और यूरोप के देश थे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में भी आपस में लड़ाई हो गई। तो जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई ना, तो 1949 में ये बिल्कुल टूट गए। 1949 में ये बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल अलग हो गए 1949 में। यहां लिख देता हूं, 1949 में ये लोग बिल्कुल अलग हो गए, इनको तोड़ दिया गया।
ये वाला हिस्सा जो था वो रशिया की साइड चला गया और ये वाला हिस्सा, वो पश्चिमी वाला हिस्सा जो है आपका वो इनके पास चला गया, जो बाकी कंट्री जो है यूएस वगैरह और ये सब जो फ्रांस वगैरह कंट्री है, यूके वगैरह, ठीक है। फिर जब 1949 में ये बिल्कुल टूट गए, उसके बाद इन दोनों के बीच में भी लड़ाई चल रही थी, है ना। इन दोनों के बीच में जब लड़ाई चली तो 1951, है ना, 1952 है ना। 1952 में क्या हुआ, ये जो ईस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी मतलब जो पूर्वी जर्मनी था, इसके लोग जो थे वो जाते थे वेस्ट जर्मनी में भी, और वेस्ट जर्मनी के जो लोग थे पश्चिमी जर्मनी के, वो पूर्व जर्मनी में भी आते थे, ठीक है। तो क्यों आते थे, क्योंकि इनकी जो राजधानी थी ना, राजधानी क्या है जर्मनी की इस टाइम पे, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन है राजधानी, उस टाइम पे भी बर्लिन ही हुआ करती थी, ठीक है। तो बर्लिन जो थी राजधानी दोनों की एक ही थी, तो इस वजह से लोग आ जा सकते थे, ठीक है ना, एक दूसरे। तो इन्होंने क्या किया 1952 में, जो ये ईस्ट जर्मनी है, जो आपका पूर्वी जर्मनी है, इसने बैन लगा दिया कि कोई भी हमारा आदमी उधर नहीं जाएगा, उनका आदमी हमारी तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो ये बर्लिन था, इसको भी दो हिस्सों में इन्होंने बांट लिया, जैसे यहाँ पे बर्लिन है, इसको बर्लिन को भी इन्होंने दो हिस्से में बांट लिया, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन, ठीक है। वेस्ट बर्लिन इनके पास चला गया, जो वेस्ट, जो पूर्वी बर्लिन, पूर्वी जो आपका जर्मनी है उसके पास, और जो ये पश्चिमी जर्मनी है उसके पास पश्चिमी वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, बर्लिन आ गया। ये वाला है ना, इधर वाला पश्चिमी जर्मनी था और ये पूर्वी जर्मनी है, तो पूर्वी जर्मनी के पास चला गया आपका पूर्वी जो बर्लिन था, ठीक है। और यहाँ पे बैन लग गया, ठीक है ना। जब इसके बाद बैन लग गया कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, उसके बाद क्या हुआ, जब बैन लगने के बाद 1961 में क्या हुआ, जो ईस्ट जर्मनी था आपका, जो पूर्वी जर्मनी था, पहले तो जो था, पहले जो है बैन लग रहा था, ठीक है। बैन मतलब बॉर्डर था, है ना, पर ऐसे कोई लाइन खिंची हुई नहीं थी, ना कोई दीवार थी, ना कोई लाइन खिंची हुई थी, बस दोनों तरफ के जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो वहां खड़े होते थे, वो जाने नहीं देते थे एक दूसरे के यहाँ, ठीक है। पर 1961 में क्या किया, जो आपकी ईस्ट जर्मनी थी, जो पूर्वी जर्मनी थी, उसने यहाँ पे एक दीवार बनवा दी, ठीक है। नौकीले वाले तारों से बॉर्डर नहीं बनाते, पहले नौकीले वाले तारों से बनवाई और फिर वो ईंटों की पूरी दीवार बना दी, खूब बड़ी, ठीक है। आप गूगल पे डाल के देखोगे ना, बर्लिन बॉल डाल के, बॉल मतलब दीवार होता है ना, इंग्लिश में दीवार को बॉल कहते हैं, तो या तो बर्लिन दीवार डाल दो या बर्लिन बॉल डालोगे तो आपको बाकायदा फोटो मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। लोग इधर उधर खड़े होंगे उन दीवारों के, सोल्जर जो सैनिक होंगे वो खड़े होंगे, ठीक है ना। तो बर्लिन के बीच में इन्होंने दीवार बना दी, ठीक है, ईस्ट जर्मनी ने दीवार बना दी, ठीक है। फिर कोई भी लोग इधर से उधर नहीं जा सकते थे, ठीक है। अगर जाते थे, अगर मान लो ईस्ट जर्मनी के जो पूर्वी है वो पश्चिमी में गए, तो वहां के उन्हें सैनिक मार देते थे, यहाँ के इधर जाते थे तो यहाँ के सैनिक मार जाते थे, ठीक है। सॉरी, सैनिक नहीं, सैनिक मार देते थे, ठीक है, लोगों को। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही थी, बहुत ज्यादा मौत हो रही थी, ठीक है। फिर 1961 में तो दीवार बन गई, जो वॉल बन गई। फिर 1981, ठीक है, जो आपका 1981 था, वहां पे क्या हुआ, जो ईस्ट जर्मनी है, यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। यहाँ पे जो है सरकारें नहीं टिक पा रही थी, प्रधानमंत्री नहीं रुक पा रहे थे, इकोनॉमी जो इनकी आर्थिक हालत थी वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गई 1981 में, 1981 में। तो इसीलिए फिर 1986 में क्या हुआ कि जो आपकी ये वाली जर्मनी थी, पूर्वी जर्मनी, जिसकी हालत खराब हो रही थी, इसने फिर अपने लोगों को दूसरी तरफ जाने का अनुमति दे दिया ना, जो बैन लगाया हुआ था वो हटा दिया। फिर लोग जो है यहाँ पे दूसरी तरफ भी जाने के लिए इनको बता दिया गया। अब लोग जाएंगे कैसे, बीच में तो दीवार खुल रही है, या तो गेट बनाया जाएगा, दीवार हटाई जाएगी, ठीक है। तो सारे लोग जब जर्मनी ने जब 1986 में, हाँ 1986 में जब अलाउ कर दिया ईस्ट जर्मनी ने, पूर्वी जर्मनी ने, उधर जा सकते हैं लोग, तो लोग यहाँ के भी लोग, पश्चिमी जर्मनी के भी लोग दीवार के पास इकट्ठे हुए, पूर्वी जर्मनी के भी लोग, और लोगों ने मिलकर इस दीवार को तोड़ दिया, ठीक है ना। उसके एक साल के अंदर अंदर ही दीवार को तोड़ दिया गया था, 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही। तो ये जो दीवार थी कब टूटी थी, किस दिन दीवार टूटी थी, क्योंकि जब तक दीवार टूटी नहीं थी, जब तक तो लोग ऐसे ही चले जाते थे, ठीक है ना, मतलब बीच में जगह बन गई थी, वहां से लोग चले जाते थे गेट की तरह। पर जो आपका 1989 में इस दीवार को लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। और ये दीवार 1989 में टूटी, ठीक है। और दीवार टूटने के बाद कुछ दिन बाद ही लोगों ने डिमांड कर दी कि जर्मनी को जो है दोबारा से एक कर दिया जाए, जो अलग हो गए जर्मनी उनको दोबारा से एक कर दिया जाए, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 1990 को यहां पे लिख देता हूं, 3 अक्टूबर 1990 को ये जर्मनी है आपके दोबारा से एक ही देश बन गया, ठीक है। और जब से एक देश बना हुआ है, अब जो हम देखते हैं वो एक ही देश है, जर्मनी, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से टूटा था देश, ठीक है, फिर बहुत सालों तक टूटा रहा, फिर 45 से ये कब तोड़ दिया था, 49 में, 1949 में इसको तोड़ के अलग कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1980 में जाके ये जुड़ा है, करीबन 40 साल बाद, ठीक है, ये जाके जुड़ा है, ठीक है ना। 40 नहीं, हाँ 40 साल बाद ही हो गया, करीबन 40 साल बाद ये जाके एक हुआ था दोबारा से, ठीक है।
तो मैंने आपको सारा बता दिया। यहाँ पे पूर्व जर्मनी क्यों लिखा हुआ है, पूरा जर्मनी क्यों नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो 11 जनवरी को जो है बांग्लादेश को मान्यता दी थी पूर्व जर्मनी ने कि वो एक देश है, इस उससे माना था उसको, ठीक है। क्यों माना गया था 1972 में, क्यों माना गया था, क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश अलग हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान से। पहले पाकिस्तान का हिस्सा वो करता था, ठीक है, तो उससे अलग होकर देश बना था, जो 1971 की लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश बना, बांग्लादेश को फिर 1972 में जब पूर्वी जर्मनी ने माना कि एक देश है पूर्वी जर्मनी, ऐसा तीसरा देश दुनिया का और पहला देश यूरोप का बना था। फिर मैंने यहाँ पे पूर्वी जर्मनी क्यों लिखा है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी को तोड़ दिया गया, फिर कैसे कैसे ये लोग पहले अलग हुए, बीच में जो इनकी कैपिटल थी उसको भी अलग करके उसमें दीवार बना दी गई, फिर कैसे कैसे वो दीवार टूटी और फिर दोबारा से जर्मनी 1990 में एक हो गया, ठीक है। तो ये इस टॉपिक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एक बार आप देख लीजिए पूरा। आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आप, मुझे आशा है आपको नोट्स बनाए होंगे आपने, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाया करिए। तो अपनी लैंग्वेज में जो आप नोट्स बनाते हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं। मेरी वीडियो है अभी हमेशा अवेलेबल रहेगी, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हमेशा अवेलेबल रहेगी हमारी वीडियो। लेकिन आप जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आपको उस टाइम पे जो आपने लिखा है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को आगे देखिए, वरना रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स जरूर देखिए, ठीक है ना। समझ गए आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मेरे जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है ना तो पूछ सकते हैं बड़े आराम से, चाहे एक बार पूछे चाहे जितनी बार आपको जब तक समझ नहीं आता जब तक पूछ सकते हैं। हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पूछना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगा। आपके पास आपकी कोई कमेंट आई, आपकी कोई परेशानी आई तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को खत्म करते हैं। काफी लंबी वीडियो हो गई होगी वैसे भी। तो हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र उसको सब्सक्राइब करिए, जो वीडियोज है हमारी उनको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जो आपके दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो भी इसका इस्तेमाल करके जान सके आज के इतिहास के बारे में, ठीक है ना। और हमारे चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाइए। तो आपके जो एग्जाम अगर चल रहे हो जीडी का आपका एग्जाम, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।